हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S6 के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में S6 पेपर के यूनिट 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। क्या पढ़ना है हम लोग को? टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जानना है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में इस यूनिट के सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते अपने पहले पॉइंट्स के ऊपर। तो हम लोग का आज का पहला पॉइंट्स है सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश कैसे है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। तो इंग्लिश इज कंसीडर्ड एज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया जो हम लोग का भारत देश है, इंग्लिश को क्या कर लिया है? एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कंसीडर कर लिया है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी स्टेट्स। जो हम लोग का भारत देश है क्या है? बहुत सारे राज्यों का संघ है विद देयर डिफरेंट लैंग्वेजेज। और सभी राज्यों का क्या है? अपना अपना भाषा है। पीपुल ऑफ ईच स्टेट स्पीक रीजनल लैंग्वेज। और प्रत्येक राज्य के लोग क्या करते हैं? अपने अपने क्षेत्रीय भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्षेत्रीय भाषा का बोलते हैं, उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। इंग्लिश लिंक्स एमॉन्ग द पीपुल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज। इंग्लिश क्या करता है? सभी राज्यों को, जो बहुभाषिकता वाला राज्य है, सभी को जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का क्या है? अपना अपना भाषा है। तो इंग्लिश क्या है? एक विदेशी भाषा है जो क्या करता है? सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या करता है? सभी भाषा को जोड़ने का प्रयास करता है, सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी क्या है? हम लोग क्या एक राजभाषा है। इन साउथ इंडिया हिंदी इज़ नॉट स्पोकन। जो हम लोग का साउथ इंडिया है, जो दक्षिणी भारत है, वहाँ पे क्या है? हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे या तो उसका खुद का भाषा है जो वहाँ का प्रयोग होता है, या फिर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। इट इज़ नॉट इन नॉर्थन इंडिया। जो आपका हिंदी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रयोग होता है? आपका नॉर्थन इंडिया में होता है। जैसे आपका बिहार राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जगहों पे क्या होता है? आपको हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने को देखने को मिलता है। देयरफॉर इंग्लिश हैज़ बिकम द सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि इन सभी आधारों पे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है? हम लोग का सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि जिस राज्य में अगर वहाँ का क्षेत्रीय भाषा के अलावा हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग होता है। वहाँ पे सभी काम क्या होते हैं? इंग्लिश में ही होते हैं। इन दिस टाइम ऑफ इंटरेस्ट इन दिस टाइम ऑफ इंटरनेट इंग्लिश हैज़ बिकम मोर पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर पीपुल ऑफ इंडिया। जो अभी वर्तमान युग में, जो हम लोग आधुनिक युग में आ चुके हैं, जिसमें इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो गया? इंग्लिश काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया भारतीय लोगों के लिए। क्योंकि इंग्लिश के बिना हम लोग कोई भी कार्य को आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों पे क्या हो गया? इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। सभी ऑफिशियल वर्क क्या हो चुका है? अभी इंग्लिश में ही होने लगा है। तो इस आधुनिक युग में इंग्लिश के बिना सभी कामों को हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़रूरी है। और इंग्लिश क्या कर रहा है? हम लोग को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में काफ़ी सहयोग भी कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं और इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। किस पे बात करेंगे? मीनिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि आपका जो सेकेंड लैंग्वेज उसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। तो आपका पहला पॉइंट्स है सेकेंड लैंग्वेज मे बी डिफाइंड एज द लैंग्वेज विच अ चाइल्ड और पर्सन लर्न्स कॉन्शसली आफ्टर और विथ द मदर टंग। जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है उसका उपयोग या तो बच्चे मातृभाषा के साथ साथ करके सीख रहे हैं, या फिर मातृभाषा सीखने के बाद सीख रहे हैं। यानी कि जो आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, या तो बच्चे या फिर वयस्क, बच्चे या तो मतलब मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर वयस्क लोग क्या कर रहे हैं? जो मातृभाषा सीख चुके हैं उसके बाद इंग्लिश को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इंग्लिश कभी भी सीख सकते हैं, या तो आप मदर टंग के साथ साथ सीखें, या फिर मदर टंग सीखने के बाद सीखें। तो आपका पहला पॉइंट्स था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ए पर्सन सेकेंड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डैट इज़ नॉट द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। मतलब जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है वो आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि आपका रेगुलर भाषा नहीं है। वो कैसा भाषा है? एक तरह का विदेशी भाषा है, आपका सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। बट डैट इज़ यूज इन द लोकल ऑफ द डैट पर्सन। लेकिन जो इसका जो प्रचलन अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो ये हम लोग के आसपास के लोकल इलाके में भी देखने को मिल जा रहा है। इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग का देसी भाषा नहीं है, ये तो भाषा विदेशी है। लेकिन जो हम लोग का इस जो इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, जो काफ़ी आधुनिक युग में हम लोग आ चुके हैं, तो इंग्लिश को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ले रहे हैं, उसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लैंग्वेज हम लोग के लोकल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग भी इंग्लिश को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरह का इंग्लिश इन्वायरमेंट अपने आसपास में क्या हो रहा है? क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन कंट्रास्ट अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डैट इज लर्नड इन एन एरिया वेयर डैट लैंग्वेज इज जनरली नॉट स्पोकन। यानी जो आपका जो विदेशी भाषा है, जो आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, ये सभी जगह यूज होने लगा है। जहाँ पे अगर लोकल भाषा नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो चुका है? वहाँ पे आप दूसरे भाषा के रूप में आप इंग्लिश का प्रयोग भी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट का पॉइंट है ए सेकेंड लैंग्वेज कैन बी सेड टू बी एनी लैंग्वेज लर्नड इन एडिशन टू वंस नेटिव लैंग्वेज। अगर आप नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ कोई दूसरा भाषा सीख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका
सेकेंड लैंग्वेज कहलाएगा। अगर आप देसी भाषा के साथ साथ कोई दूसरा भाषा भी सीख रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, आपका सेकेंड लैंग्वेज कहलाएगा। तो ये आपके क्या होगा, ये सब आपके मीनिंग हो गए, मीनिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज हो गया। अब हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो इंग्लिश का क्या उद्देश्य है, इंग्लिश शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो आपका पहला इसमें पॉइंट्स है टू इनेबल लर्नर्स टू एक्वायर बेसिक नॉलेज स्किल्स। क्या करना है आपको, बच्चों को बेसिक नॉलेज देना है स्किल्स के बारे में, जो आपका इंग्लिश को क्या कर सके, सहायता कर सके, इंग्लिश सीखने में बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल हो। तो उसके लिए क्या करना है, बच्चों को बेसिक नॉलेज देना है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा गया है LSRW, यानी कि बच्चों को सबसे पहले लिसनिंग की क्षमता को बढ़ाना है, उसके बाद स्पीकिंग को बढ़ाना है, उसके बाद रीडिंग को बढ़ाना है, उसके बाद राइटिंग को बढ़ाना है। यानी कि आपको स्किल्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है ताकि बच्चे आसानी से इंग्लिश को सीख सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लिसन इंग्लिश विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आपको बच्चों को इस योग्य बनाना है कि बच्चे इंग्लिश को क्या कर सके, आसानी से सुन सके और उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी कि आसानी से समझ सके। यानी इंग्लिश को बच्चों को ऐसे पढ़ाना है ताकि बच्चे उसे आसानी से पहले तो समझ सके और उसको क्या कर सके, अपने संज्ञान में ले सके और उसके बारे में उस पर क्या कर सके, विचार कर सके और उसे बोलने का प्रयास भी करे। तो इंग्लिश को क्या करना है, आपको आसान भाषा में बच्चों को समझाना है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट आपको क्या करना है पॉइंट, टू इनेबल लर्नर्स टू राइट कॉम्प्रिहेंसिबल इन इंग्लिश विथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। बच्चों को इस योग बनाना है कि बच्चे क्या हो सके, आसानी से स्पष्ट रूप में और धारा पढ़वा क्या कर सके, लिखने के लिए सीख सके, बोलने के लिए सीख सके इंग्लिश। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यानी कि बच्चों को इस योग बनाना है कि बच्चे इंग्लिश को क्या कर सके, करेक्ट रूप में बोल सके, लिख सके। इट मीन्स डैट प्रोड्यूसिंग साउंड्स विद द प्रॉपर एंड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। और जो बच्चे इंग्लिश को बोले तो क्या कर सके, उसमें अपना एक प्रॉपर स्ट्रेस होना चाहिए, उसका इंटोनेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी वर्ड है उसका, जो भी वर्ड में उतार चढ़ाव आ रहा है, जो भी स्ट्रेस है, तो बच्चों को इन सारी स्किल्स के बारे में जानकारी देना है ताकि बच्चे जो भी वर्ड्स को बोले उसे प्रॉपर ढंग में बोले, सही प्रोनाउंसिएशन करके बोले ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके, दूसरों को समझा सके। तो वर्ड को एक प्रॉपर स्ट्रेस में बोलना है, एक इंटोनेशन में बोलना है। जो भी वर्ड का जैसा स्ट्रेस है, जैसा उसका इंटोनेशन है, जैसा उसका उतार चढ़ाव है, उसका प्रयोग भी बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू डेवलप देयर इंसाइट एंड फेवरेबल एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज। जो हम लोग का इंग्लिश के प्रति जो भी हम लोग का दृष्टिकोण बना हुआ है, जो भी हम लोग का नज़रिया है, उसे क्या करना है, सही करना है ताकि हम लोग इंग्लिश को आसानी से सीख सके। क्योंकि इंग्लिश कोई फास्ट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश क्या है, एक आसान लैंग्वेज है, उसे बस सीखने का हम लोग को प्रयास करना है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश को हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो इंग्लिश के प्रति जो हम लोग का नज़रिया बना हुआ है कि इंग्लिश काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, इसे सीखना काफ़ी मुश्किल है, तो उसे क्या करना है, बच्चों को सामने आसान बनाने का प्रयास करना है ताकि बच्चे इसे आसानी से सीख सके। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव होगा इंग्लिश के कि बच्चों को कैसे बच्चों को सिखाना है, किस माध्यम से बच्चों को आसानी में इंग्लिश को पढ़ाने का प्रयास करना है। अब हम आगे बात करेंगे द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट्स है लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, जो भाषा हम लोग क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण का माध्यम है। इंग्लिश इज अ पावरफुल व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश कैसा है, एक पावरफुल व्हीकल है, क्या चीज़ क्या, कम्युनिकेशन का, यानी कि जो संप्रेषण हम लोग करते हैं, बात करते हैं, उसमें इंग्लिश क्या कर रहा है, एक पावरफुल व्हीकल का रोल अदा कर रहा है। डैट सर्व्स अ लिंक लैंग्वेज इन अ मल्टी कल्चर एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया एंड ऑल्सो एज अ ग्लोबल लिंग्विस्टिक मीडिएटर। जो आपका इंग्लिश हो चुका है, कैसा हो चुका है, जो अभी बहुसांस्कृतिक हम लोग का समाज है, बहुभाषिकता वाला जो समाज है, उसमें क्या कर चुका है, इंग्लिश भी प्रवेश कर चुका है और इंग्लिश क्या कर रहा है, उस सबको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। लाइक जैसे इंडिया में क्या है, बहुत सारा का मतलब सांस्कृतिक धर्म रीति रिवाज हो चुका है, या फिर है जैसे मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिकता है, सभी राज्य का अपना अपना भाषा है, लेकिन इंग्लिश क्या करता है, उसे जोड़ने का प्रयास करता है ताकि सभी लोगों को एक समान नज़र आ सके, सभी लोगों को एक समान एक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करे। तो इंग्लिश क्या कर रहा है, सभी भाषाओं भाषिकता वाले राज्य को क्या कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है ताकि सभी को एक जगह जोड़ने का प्रयास करे। तो ये आपका एम हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। जो हम लोग सीखते हैं इंग्लिश, उसका क्या उद्देश्य है, तो इनहेंसिंग वोकैबुलरी, यानी कि बच्चों को वोकैबुलरी को बढ़ाना है, शब्दावली को बढ़ाना है। मोटिवेटिंग स्टूडेंट, क्या करना है, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना ताकि इंग्लिश को आसानी से सीख सके। इट प्रोवाइड्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चों को भाषिक दक्षता बनाना है ताकि बच्चे आसानी से इंग्लिश भाषा को समझ सके, लिख सके, पढ़ सके। तो बच्चों के अंदर क्या करना है, इस तरह का कॉम्पिटेंस को क्या करना है, डेवलप करना है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जो आपका टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है, क्या करता है, बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करता है और सृजन क्षमता को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। क्या करता है इंग्लिश, क्या करता है, बच्चों को जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसको भी क्या करता है, डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, सिखाने का प्रयास कर रहा है। हेल्प्स इन यूजिंग इंटरनेट,
जो आपका इंग्लिश है सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रयोग हो रहा है अभी? इंटरनेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या होता है आपको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इंग्लिश काफ़ी एक अहम रोल अदा कर रहा है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, तो इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। अब हम बात करेंगे द 4 स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। जो हम लोग का 4 स्पेसिफिक एम है इंग्लिश टीचिंग का, वो क्या है? आपका पहला है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी क्या करना है आपको? स्पोकन इंग्लिश को क्या करना है? समझना है। उसके बाद क्या करना है? टू स्पोक इंग्लिश, उसके बाद बोलना है, यानी पहले स्पोकन को समझना है और फिर स्पोकन को बोलना है, इंग्लिश बोलने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश। क्या करना है आपको? जो लिखा हुआ इंग्लिश है उसे समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आप लिखा हुआ इंग्लिश को नहीं समझ सकते तब तक आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। तो पहले इंग्लिश को क्या करना है? समझना है। उसके बाद क्या करना है? टू राइट इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश को क्या करना है? लिखना है। तो ये आपके 4 क्या है महत्वपूर्ण टीचिंग इंग्लिश का क्या है? स्पेसिफिक एम है। पहले क्या करना है? स्पोकन को समझना है, फिर क्या करना है आपको? स्पीक करना है, यानी कि बोलना है। उसके बाद क्या करना है? इंग्लिश को क्या करना? लिखा हुआ इंग्लिश को समझना है और उसके बाद इंग्लिश को लिखने का प्रयास करना है। आगे हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज। क्या पॉइंट्स हम लोग का? इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकेंड लैंग्वेज है उसका क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट्स आपका है इन मोस्ट द कंट्रीज इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट करंटली इट इज़ ऑफन टॉट एज द फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे जो देश है वहाँ पे क्या है? इंग्लिश उसका पहला भाषा नहीं है, ऑफिशियल भाषा नहीं है, लेकिन क्या हो चुका है अभी वह ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। आपको इंग्लिश में ऐसा बनना है धारा पर आप इंग्लिश को क्या कर सके? बोल सके, लिख सके, शुद्ध इंग्लिश को बोल सके, पढ़ सके, तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा? अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन द मॉडर्न वर्ल्ड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिकम अ पैरालिंग्विस्टिक फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो भी वर्तमान युग में हो चुका है, जो भी आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ क्या हो चुका है? आपको इंग्लिश का क्या ज़्यादा से ज़्यादा मांग हो चुका है, क्योंकि आपको क्या करना है? एक दूसरे से क्या करना है? इंटरलिंक करना है, बातचीत करना है। तो आपको बड़े बड़े कंपनी से जब बातचीत करना होगा तो वहाँ पे आपका कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज काम करेगा? आपका वहाँ पे इंग्लिश ही काम करेगा, क्योंकि आप हिंदी में वहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान रहेंगे। तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में टॉट करने आना चाहिए, आपको विदेशी भाषा को भी समझने आना चाहिए, ताकि आप जो भी डील करे उसे क्या कर सके? समझ सके, आपको आसानी हो समझने में। तो ये क्या कर रहा है? एक पैरालिंग्विस्टिक फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी इंसान के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बढ़ोतरी हो रही है तो वहाँ पे इंग्लिश क्या कर रहा है? काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है, क्योंकि आप मॉडर्न वर्ल्ड में बिना इंग्लिश के आप किसी भी चीज़ का डील नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू थिंक इन इंग्लिश एंड देन स्पीक। क्या करें? पहले इंग्लिश के बारे में सोचे, उसके बाद क्या करें? बोलने का प्रयास करें। टू बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश, आप उस योग्य बनने की इंग्लिश को क्या कर सके? आसानी से टॉक कर सके, आसानी से बात को अपने दूसरों को पहुंचा सके। तो इंग्लिश के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी है, इंग्लिश को सीखने का प्रयास करना है और इंग्लिश के बारे में अच्छी सोच रखना है, ताकि आप इंग्लिश को आसानी से सीख सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एबिलिटी टू यूज रेफरेंस मटेरियल सच एज इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी। आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे मटेरियल का यूज कर सकते हैं, आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, आप बहुत सारे बुक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप बुक के माध्यम से इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। आप वर्ड को डेवलप करें, आप डिक्शनरी को अच्छे से पढ़ें, सारे डिक्शनरी के वर्ड को मीनिंग को जाने, उसका अर्थ को समझे और इंग्लिश बोलने में उसका क्या कर सके? आप यूज भी करें। अब हम आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। किस पे बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के क्या क्या गुण है, सेकेंड लैंग्वेज के क्या क्या गुण है। तो आपका पहला है इट शुड बी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट। क्या है पहला? ये आपका विशिष्ट है और शुद्धता वाला है, एक्यूरेट रूप में क्या करे? प्रयोग करे। इट शुड बी अचीवेबल। क्या है? ये ज्ञान क्या करना है? इंग्लिश को ज्ञान को क्या करना है? प्राप्त करने वाला है, अचीव करने वाला है, इंग्लिश है। आप इंग्लिश को आसानी से अचीव कर सकते हैं, आप इंग्लिश के बारे में पढ़े समझे और इंग्लिश को आसानी से आप अचीव कर ले। इट शुड बी बेसिस ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये आपका क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार पे क्या है? बेस्ड है। इट शुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये क्या करता है? बच्चों के जो डेवलपमेंट में क्या करता है? काफ़ी अहम रोल अदा करता है इंग्लिश। इट शुड बी फॉर चेंजिंग और मोटिवेटिंग स्टूडेंट बिहेवियर। जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है क्या करता है? बच्चों में मोटिवेट का काम करता है और स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या करता है? बदलाव भी लाता है, बच्चों के व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन भी लाता है। इट शुड बी रिलेटिंग चेंजेज एक्सपेक्टेड इन द पुपिल एंड ड्यूटीज ऑफ द टीचर। ये क्या करता है? बहुत सारे बच्चों को क्या कर रहा है? चेंज भी कर रहा है, लोगों के सोच को भी बदल रहा है और साथ साथ टीचर की भी सोच है वो भी क्या कर रहा है? बदल रहा है, ताकि टीचर भी क्लास में जाए तो बच्चों को सरल से सरल भाषा में इंग्लिश को पढ़ा सके, बच्चों को इंग्लिश के प्रति क्या कर सके? जागरूक कर सके, हमेशा उसको मोटिवेट करे, ताकि बच्चे भी अंग्रेजी को अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंग्लिश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस। जो इंग्लिश आपका है वो काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है, कौन से क्लासेस में? प्राइमरी क्लासेस में, यानी कि 1 to 5 में,
क्योंकि बच्चे का जो ये न्यू होता है 1 to 5 का, उसमें आप आसानी से इंग्लिश के बारे में बता सकते हैं बच्चों को। तो बच्चे इस उम्र में क्या करते हैं, तेज़ी से ग्रहण करते हैं किसी भी चीज़ को। तो आप छोटे बच्चों को 1 to 5 में इंग्लिश के लिए क्या करें, हमेशा प्रेरित करें, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताएं, इंग्लिश के सारे वर्ड को उसे याद करने को बोले, इंग्लिश के बारे में समझने को बोले। क्योंकि जो ये उम्र होता है प्राइमरी क्लासेस के बच्चे का, काफ़ी सीखने वाला उम्र होता है। तो बच्चे इस उम्र में अगर इंग्लिश के प्रति जागरूक हो गए तो आसानी से इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। किस पे बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज क्या क्या है। तो पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, कहने का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग के आसपास क्या हो चुका है, नेचर बन चुका है हिंदी भाषा का। हम लोग हिंदी भाषा क्या करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, सभी जगह जाते हैं तो सिनेमा हिंदी में देखते हैं, सभी जो दुकान का बोर्ड होता है क्या होता है, हिंदी में रहता है। तो क्या हो चुका है, एक नेचर बन चुका है हिंदी भाषा का। लेकिन हम लोग को सीखना है इंग्लिश भाषा सेकेंड लैंग्वेज को सीखना है, तो हमें भी क्या करना होगा, एक इस तरह का नेचर इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा ताकि हम लोग आसानी से इंग्लिश भाषा को सीख सके। तो इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा ताकि बच्चे क्या कर सके, आसानी से इंग्लिश को सीख सके। तो इंग्लिश में क्या कर, बच्चों को स्लोगन लिखने को दे, बहुत सारी एक्टिविटी में भाग लेने को दे, इंग्लिश के बारे में बच्चों को अच्छे से समझाए ताकि बच्चे इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट मतलब इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करे और समझने का प्रयास करे। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश के प्रति क्या करना है, एक नेचरनेस क्या करना, बनाना है ताकि इंग्लिश को हम आसानी से ग्रहण कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर कहने का मतलब हुआ कि जैसे हिंदी का एक्सपोज क्या होगा, ज़्यादा हो चुका है, हम लोग बचपन से हिंदी को सुनते आते हैं, हिंदी के बारे में पढ़ते आते हैं। तो हिंदी क्या हो चुका है कि हम लोग एकदम नॉर्मल सी भाषा हो चुकी है, हम लोग बिना सोचे समझे भी इंग्लिश में आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन वही इंग्लिश में बात करना हो तो हम लोग क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इस पर काम करना है, हमें इसको भी क्या करना है, एक्सपोज करना है, इंग्लिश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, इंग्लिश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना है लोगों से, इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि हम लोग क्या कर सके, इंग्लिश की भाषा को आसानी से सीख सके। नेक्स्ट का पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है, हम लोग को हैबिट फॉर्मेशन करना है। जैसे हम लोग के लिए साइकिलिंग के लिए क्या करते हैं, हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बचपन में काफ़ी सारा गिरते हैं फिर जाकर सीखते हैं। स्विमिंग करना, तैरने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पानी में जाते हैं तभी तो तैर पाते हैं। उसी तरह जब इंग्लिश सीखना है हम लोग को तो क्या करना होगा, हैबिट फॉर्मेशन करना होगा, यानी कि इस तरह का आदत डालना होगा इंग्लिश के प्रति ताकि इंग्लिश को हम आसानी से सीख सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट चौथा, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। क्या करना है, हम लोग को इंग्लिश को सीखना है तो कैसे सीखना है, प्रॉपर ऑर्डर में सीखना है, LSRW के रूप में सीखना है। लिसनिंग पहले करना है, देन स्पीकिंग करना है, देन राइटिंग करना है, यानी रीडिंग करना है, उसके बाद देन राइटिंग करना है। तो क्या हो चुका है, ये आपके प्रॉपर ऑर्डर में इंग्लिश सीखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकेबुलरी। हम लोग को क्या करना है, इंग्लिश सीखने से पहले अपने वोकेबुलरी को डेवलप करना है। और वोकेबुलरी दो तरह के होते हैं, आपका पैसिव और एक्टिव होते हैं। तो दोनों पे काम करना है, दोनों को डेवलप करना है ताकि हम लोग आसानी से इंग्लिश को बोल सके, समझ सके। नेक्स्ट का पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना है इंग्लिश के प्रति ताकि बच्चे आसानी से इंग्लिश को सीख सके। हमेशा इंग्लिश को आसान भाषा में समझने का प्रयास करना है, बच्चों को हमेशा इसके लिए क्या करना है, मोटिवेट ही करते रहना है ताकि बच्चों को कभी ये भास्ट न लगे, कभी ये भारी न लगे विषय, और बच्चे आसानी से इंग्लिश को सीख सके। नेक्स्ट का पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। क्या करना है, आपको ग्रुप बना के पढ़ना है ताकि आसानी से इंग्लिश को सीख सके। क्योंकि हम लोग ग्रुप में खेलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह अगर ग्रुप में अगर हम लोग खेलेंगे नहीं बल्कि पढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग इस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप में जब हम लोग खेलते हैं तो क्या करते हैं, गेम जीतने का प्रयास करते हैं, हमेशा मिलनसार व्यवहार रहता है, हमेशा एक दूसरे का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वैसे ही इंग्लिश सीखना है तो क्या करना है, हम लोग ग्रुप बनाना है, एक दूसरे का हेल्प करना है और क्या करना है, सीखने का प्रयास करना है ताकि हम लोग आसानी से इंग्लिश को सीख सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। आपको इंग्लिश को सीखना है, उसे क्या करना है, सीक्वेंस में सीखना है। नेक्स्ट आपका है द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना है, कैसे सीखना है, इंग्लिश को करके सीखना है, पहले बोलना है, लिखना है, फिर पढ़ना है, यानी कि जो भी प्रक्रिया इसमें आएगा इंग्लिश सीखने में, आपको क्या करना है, खुद से करके खुद से सीखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। जो भी आप इंग्लिश को पढ़े बोले उसे क्या करना है, आपको शुद्ध बोलना है, करेक्ट बोलना है, एक धारा प्रवाह के रूप में बोलना है, क्योंकि आपको आसानी से इंग्लिश को क्या कर सके, समझ सके, कभी भी कोई कठिनाई ना हो। तो हमेशा इंग्लिश को करेक्ट रूप में ही बोलना है, करेक्ट रूप में ही समझना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ। जो इंग्लिश को सीखना है, क्या करना है, आपको लाइफ से जुड़ के सीखना है, क्योंकि अगर आप लाइफ से जुड़ के सीखेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई जब एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। इंग्लिश सीखते समय आपको क्या करना है, मदर टंग का भी प्रयोग करना है, क्योंकि ये हम लोग का देसी भाषा तो है नहीं, तो एक बार में इसे समझने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। तो इसे क्या करना है, हम लोग को हिंदी में मतलब हिंदी भाषा में मदर टंग में क्या करना है, तोड़ तोड़ कर समझने का प्रयास करना है ताकि हम लोग पहले से आसानी से सीख सके, फिर धीरे धीरे इसमें क्या करना है, प्रोग्रेस करना है, और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग का क्या हो जाएगा, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट का पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट।
बच्चों के अंदर क्या करना है, इंग्लिश के प्रति क्या करना है, इंटरेस्ट को जगाना है। अगर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आगे जाएगा इंग्लिश के प्रति तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश को आसानी से वो सीख लेगा। तो ये जो भी ये सब पॉइंट्स थे 12-13 से किसके पॉइंट्स थे, आपके प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज के पॉइंट्स थे। अब हम लोग आगे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हम लोग को अफेक्ट करता है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में। तो आपका पहला इसमें है डेवलपमेंट फैक्टर, विकास कारक। दूसरा क्या आपका है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक आर्थिक कारक। तीसरा क्या आपका है, साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक। यानी कि जो 3 फैक्टर है क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में हम लोग क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे डेवलपमेंट फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट फैक्टर की बात करेंगे, यानी जो विकास कारक के रूप में जो हम लोग को प्रभावित करते हैं इंग्लिश सीखने में, उस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका एज आ जाएगा। तो एज इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर बेटर एट लैंग्वेज एक्विजिशन देन एडल्ट। यानी जो इसमें जो एज कहने का मतलब हुआ कि जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें उम्र काफ़ी अहम रोल अदा करता है। क्योंकि बच्चे का जो छोटा उम्र होता है उसमें क्या होता है, बच्चे जल्दी से सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा एडल्ट हो जाएगा उसके सीखने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों को छोटे उम्र में ही क्या करना है, इंग्लिश के प्रति एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है ताकि बच्चे इंग्लिश को आसानी से सीख सके। तो एज काफ़ी बड़ा एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि आप सभी चीज़ों को सभी उम्र में नहीं सीख सकते हैं लेकिन सीखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन छोटे बच्चे को जब इंग्लिश सिखाना है तो क्या करना है, उसको मतलब 1 to 5 के प्राइमरी लेवल पे क्या करना है, उस पर काम करना चालू कर देना ताकि बच्चों को आसानी से उसे समझ में आ सके। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा गया है, इन चाइल्ड डेवलपमेंट देयर इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड मोर इजीली दैन डैट ऑफ एट एनी अदर टाइम। बच्चों को आसानी से सिखाना है क्योंकि जो बच्चे का जो सीखने का उम्र होता है काफ़ी वो तीव्र होता है। बच्चे उस उम्र में किसी भी भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। तो ये आपका एज हो गया। नेक्स्ट आपका है एप्टीट्यूड। बच्चों के अंदर क्या करना है, अभिरुचि को भी जागृत करना है। एप्टीट्यूड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक एबिलिटी टू लर्नर्स हैज़ अ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज एक्सप्लेन्स दैट एप्टीट्यूड इज नेचुरल एबिलिटी। जो अभिरुचि होती है क्या होती है, बच्चों के अंदर खुद ब खुद जागरूक होती है, वो बच्चे के अंदर ही होती है। क्योंकि आपके अंदर किसी भी विषय को मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर अभिरुचि होगा, इंटरेस्ट होगा, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी कठिनाई करने का सामना नहीं करना पड़ेगा। इट इज़ एन एबिलिटी डैट अलाउज टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज फास्टर दैन लेस विथ एफर्ट। अगर आपके अंदर अभिरुचि होगा तो आप किसी भी विषय को, किसी भी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं और कम एफर्ट में सीख सकते हैं। यानी आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, अभिरुचि का मतलब भावना उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो आप किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है मोटिवेशन। क्या है पॉइंट आप लोग का, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। तो मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इट इज़ ऑब्वियस दैट learners who wants to learn are likely to achieve more who than those who do not. Motivation is distinguished between two parts, intrinsic and extrinsic. यानी कि जो प्रेरणा होता है मोटिवेशन, वो काफ़ी अहम रोल अदा करता है इंग्लिश सीखने में। क्योंकि अगर बच्चों को आप मोटिवेट करते रहेंगे तो बच्चे इसके प्रति क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाएगा इस विषय के प्रति, इस लैंग्वेज के प्रति, और उसे आसानी से सीखने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब तक बच्चों के अंदर इसके प्रति मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक वो सीखने का प्रयास नहीं करेगा। तो बच्चों को हमेशा इंग्लिश के प्रति क्या करना है, आपको जागरूक करना है, हमेशा इंग्लिश के प्रति मोटिवेट करते रहना ताकि बच्चे इस लैंग्वेज को भी आसानी से सीख सके। और 2 तरह का होता है मोटिवेशन। आपका पहला होता है इंट्रेंसिक, दूसरा एक्सट्रेंसिक। यानी कि एक होता है आपका आंतरिक और दूसरा क्या होता है आपका बाहरी होता है। तो बच्चों को दोनों तरह का मोटिवेशन देना है ताकि वो इंग्लिश को आसानी से सीख सके। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है इंटेलिजेंस। क्या पॉइंट आप लोग का, इंटेलिजेंस। ये सब क्या आपके डेवलपमेंट फैक्टर है। तो इंटेलिजेंस इज जनरल एबिलिटी टू मास्टर एकेडमिक स्किल्स। इंटेलिजेंस इज डिफाइनिंग एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक डील एंड लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटीज। द स्टूडेंट्स द स्टडीज और इंटेलिजेंस शो अ बिग strong relationship between intelligence and acquisition of a foreign language, but only as for an accurate skills and concern. जो आपका इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होता है, कैसा होता है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। और जिस बच्चे का इंटेलिजेंस ज़्यादा है वह किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है, और जिस बच्चे का इंटेलिजेंस कम है, मंद बुद्धि का है, अल्प बुद्धि का है, तो बच्चा क्या कर सकता है, इंग्लिश को सीख सकता है लेकिन उसे समय लगेगा। इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उसे पहले वोकैब को मतलब इंक्रीज करना होगा, फिर उसको रीडिंग स्किल डेवलप करना होगा, राइटिंग स्किल डेवलप करना होगा, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, बच्चे को आसानी से इंग्लिश को बोल सकता है। तो बुद्धि काफ़ी ये मतलब फैक्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि जिस बच्चे का जिस तरह का बुद्धि होगा उसकी सीखने की क्षमता क्या होगी, वैसे ही होगी। तो आपका इंटेलिजेंस भी काफ़ी अफेक्ट करता है बच्चों को इंग्लिश सीखने में। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, बच्चों को स्किल्स के माध्यम से सिखाना है ताकि बच्चों को आसानी से क्या हो सके, इंग्लिश को सीखने का वो प्रयास कर सके। क्योंकि स्किल्स के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, बच्चों को सरल लगेगा, वो भाषा को आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है
लर्निंग स्टाइल्स। क्या है? लर्निंग स्टाइल्स। तो लर्निंग स्टाइल्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉग्निटिव स्टाइल्स। जो आपका लर्निंग स्टाइल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव स्टाइल्स बोलते हैं, यानी कि संवेगात्मक स्टाइल बोल सकते हैं। इट इज पार्टिकुलर वे इन विच अ लर्नर ट्राइज टू लर्न समथिंग। यह एक मतलब विशेष तरीका है, विशेष वे है जिसमें क्या करता है, जो लर्नर होता है क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है, अपने स्टाइल्स के अनुसार इंग्लिश को सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है पर्सनालिटी। क्या आप लोग का पॉइंट? पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ फीचर्स दैट characterize an individual. It has been stated that it is concept is difficult to define and minimum measure because of its complicated nature. यानी जो आपका पर्सनालिटी क्या है, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सेट ऑफ फीचर्स दैट करेक्टराइज एन इंडिविजुअल। यानी जो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व वो क्या है, सभी व्यक्ति का अपना अपना अलग है, सभी की क्षमता अलग अलग है, सभी की सीखने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इट्स कंसेप्ट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। यानी कि जो पर्सनालिटी है क्या करना, इसको डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सभी का क्या है, अपना अपना मतलब सीखने की क्षमता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। एंड मेजर बिकॉज ऑफ इट कॉम्प्लिकेटेड नेचर। और एक ऐसा नेचर है, कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, यानी कि जो भी पर्सनालिटी है क्या है, सभी का अलग अलग होता है। तो सब कोई बच्चे धीरे सीखते हैं, कोई बच्चे तेज़ी से सीख जाते हैं, कोई बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं। तो ये सब कैसा आपका पर्सनालिटी पे डेवलप करता है, आप कैसे उसके बारे में सोचते हैं इंग्लिश के प्रति, आपका रवैया कैसा है, आपका सोच कैसा है, आप सीखने के लिए चाहते कि नहीं चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद का पर्सनालिटी डेवलप करना है ताकि आप इंग्लिश को आसानी से सीख सके। तो ये जो भी फैक्टर थे, कैसे फैक्टर थे आपके? डेवलपमेंट फैक्टर थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दूसरे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। किस पे बात करेंगे हम लोग? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो लर्नर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द सेकेंड लैंग्वेज एंड द लर्निंग अपॉर्चुनिटी लर्नर्स कैन ऑब्टेन डिटरमाइन बाय देयर सोशल इकोनॉमिक क्लासेस आर ऑफ टू टाइप्स इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। जो आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, सामाजिक आर्थिक जो कारक है, उसमें क्या हो सकता है, आपको बच्चों को इंग्लिश सीखने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है कैसा होता है, हिंदी भाषी होता है। तो बच्चों को उस तरह को मतलब इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो इंग्लिश को नहीं सीख पाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कराना है ताकि बच्चे इंग्लिश को आसानी से सीख सके। देन नेक्स्ट क्या क्या प्रॉब्लम आपका हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। और किसी बच्चे का आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसे भी इंग्लिश सीखने में क्या होगा, कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखने में क्या करना, बहुत सारे बुक्स लेना होगा, क्लासेस भी करना होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को चाहिए। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होगा, आपको बहुत सारे मेहनत करना होगा। तो आपको एक सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो भी इफेक्ट करता है, बच्चों को प्रभावित करता है इंग्लिश सीखने में। तो इन सारी चीज़ों को आपको पार पाना है और उस पर क्या करना है, आपको विजयी पाना है और इंग्लिश को सीखने का हमेशा तत्पर रहना ताकि इंग्लिश को आसानी से सीख सके। स्पेसिफिक सोशल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स एज, जेंडर, ईटीसी। आपका इसमें एज भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है। ये सब कैसा आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो हम लोग का सामाजिक आर्थिक जो कारक है उसमें आपका काफ़ी अहम रोल अदा करता है, इंग्लिश सीखने में काफ़ी प्रभावित करता है। तो आप लोग क्या कर सके, इस पर काम करें और अपने समाज के आसपास में जो भी इन्वायरमेंट है उसे इंग्लिश क्रिएट करने का प्रयास करें। इकोनॉमिक को भी मतलब साइड करके इसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि आप इंग्लिश तभी सीख सकते हैं जब आपके इसके अंदर क्या हो, अभिरुचि जागृत हो जाएगा, तो आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तीसरा क्या आपका है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक क्या क्या हो सकता है आपका। पहला इसमें एनेक्सटी है, जिसमें आपका फियर यानी डर हो सकता है, चिंता हो सकता है, अनइजीनेस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपका सेल्फ डाउट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या करना, आपको बचना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको। कभी भी आपको ऐसा ना लगे सब्जेक्ट भारी है, आपको कभी चिंता नहीं करना है, भय नहीं करना है, सेल्फ डाउट में नहीं रहना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इन सारी चीज़ों क्या करना है, अवॉइड करना है। आपका इंटेलिजेंस इसमें आ सकता है, बुद्धि भी आ सकता है। एटीट्यूड यानी कि सोचने और अनुभव करने का जो तरीका होता है उसको भी क्या करना, आपको सही करना है, क्योंकि जब तक आप सोचने का तरीका सही नहीं करेंगे, अनुभव करने का तरीका सही नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश को आसानी से नहीं सीख सकते हैं। इसके प्रति आपको दृष्टिकोण सही करना है। मोस्ट ऑफ द अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स है उसमें काफ़ी एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स इसमें 4 है। पहला आपका क्या है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि गलती से नहीं डरना है। फीलिंग शाय यानी कभी संकोच में नहीं रहना है। फीलिंग हेजिटेटेड यानी कि जो भी आपको हेजिटेशन होता है इंग्लिश बोलने के प्रति, आपको हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि जब आप के अंदर मिस्टेक्स होगा, गलती करेंगे, संकोच में रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों से क्या करना है, आपको अवॉइड रहना है, आपको इसके प्रति डरना नहीं। गलती हुआ तो हुआ, आपको सही करने का प्रयास करना है, संकोच में नहीं रहना है, आपको कभी भी हेजिटेट नहीं रहना है आपको। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आपका है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। और इंग्लिश बोलने के समय आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या करना है, आपको हमेशा ग्रो करके रहना है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लेवल लो रखेंगे तो आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपको मनोवैज्ञानिक 4 कारक है। दिज फैक्टर्स मेक द सेकेंड लैंग्वेज डिफिकल्ट टू लर्न। और ये जो फैक्टर्स है क्या करते हैं, हम लोग को इंग्लिश सीखने में काफ़ी मतलब
कठिनाइयों का सामना करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है आपको। मिस्टेक्स होगा तो होगा, मिस्टेक्स करेंगे तो आगे उसका सही करने का प्रयास करेंगे। संकोच में नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। कभी भी आपको हेजिटेट नहीं रहना है आपको कि इंग्लिश हमें नहीं आती है, सीखने का प्रयास करना है। और कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, हमेशा कॉन्फिडेंस को क्या करना है आपको अप करके रहना है, ताकि आप आसानी को इंग्लिश को सीख सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट द एलिमेंट्री लेवल एंड रेफरेंस टू NCF एंड BCF। जो आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश है एट द एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तर पे जो हम लोग का इंग्लिश है उसे क्या करना है हम लोग को NCF के अनुसार और BCF के अनुसार देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NCF के अनुसार। किसके अनुसार? NCF के अनुसार, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार देखते हैं। तो द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज फाइनलाइज्ड बाई मैराथन डिस्कशन एमॉन्ग द एक्सपर्ट ऑफ द एजुकेशन। जो आपका NCF 2005 है वो क्या है, एक मैराथन डिस्कशन हुआ था इस पर, और इसे क्या कर दिया था, मतलब इसे लाने से पहले इस पर क्या होता, बहुत सारे डिस्कशन हुआ था, बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स उसमें जुड़े हुए थे। और इसको लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन करना पड़ा। इसीलिए क्या क्या बोलते हैं इसे हम, इट हैज़ ए लॉन्ग रूट ऑफ हिस्ट्री। ये काफ़ी लंबा एक मतलब एक्सपर्ट के द्वारा क्या हुआ था, इसमें डिस्कशन हुआ था, तब जाकर NCF को लाया गया था। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस गेंड इन द फील्ड ऑफ टीचिंग learning process where deliberate discussion and considered the whole NCF 2005 discussion has been divided into 5 chapter। जो आपका NCF 2005 है उसे लाने से पहले क्या हुआ था, प्रीवियस नॉलेज पे बात किया गया था, बहुत सारे प्रीवियस फील्ड पे बात किया गया था, ताकि इसे लाने में क्या हो सके, हम लोगों को आसानी हो। और ये कैसा लाया जाए ताकि ये बच्चों को क्या कर सके, सहायता कर सके। तो जब जो आपका होल NCF 2005 है इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे बात किया गया था, इसमें आपका 5 चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उस 5 चैप्टर को देख लेते हैं कौन कौन से वो 5 चैप्टर है। तो आपका पहला है पर्सपेक्टिव, दूसरा आपका है लर्निंग एंड नॉलेज, तीसरा आपका है करिकुलर एरियाज, चौथा आपका क्या है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, और पांचवा क्या आपका सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। तो क्या आपके NCF के 5 चैप्टर्स है जिस पे काफ़ी काम किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005। किस पे बात करेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005। क्या क्या इसका प्रिंसिपल है NCF 2005 का। तो आपका पहला क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो ज्ञान को क्या करना है आपको बाहरी ज्ञान से क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि जो विद्यालय का ज्ञान है उसे क्या करना है, बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है। इंश्योरिंग डैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि आपको क्या करना है, इंग्लिश को रटन प्रणाली से मुक्त कराना है। बच्चों को हमेशा इंग्लिश के लिए क्या करना है, सीखने के लिए प्रेरित करना है, रटने के लिए कभी प्रेरित नहीं करना है, क्योंकि रट के आप किसी भाषा को नहीं सीख सकते हैं, आप समझकर उस भाषा को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनरिचिंग द कैरिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन रैदर दैन रिमेनिंग टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, यानी क्या करना है, इसमें बच्चों को जो ज्ञान देना है सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं देना है, यानी कि पाठ्य जो पुस्तक होते हैं उसके आधार पर नहीं देना है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है, ताकि बच्चे का सभी तरह का विकास हो सके। सिर्फ किताबी ज्ञान से मतलब कुछ नहीं होता है, बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी देना है, यानी कि सभी तरह का ज्ञान देना है बच्चों को, न कि सिर्फ पुस्तक का ज्ञान देना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। क्या करना है आपको, इसमें NCF 2005 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसे क्या करना है, मोर फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी कि काफ़ी लचीलापन लाना है एग्जाम में। और आपको क्या करना है, एक समावेशी क्लासरूम का भी विकसित करना है, इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। जो आपका क्लासरूम लाइफ है क्या करना है, बच्चों को एक समावेशी शिक्षा के रूप में ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान देना है। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई कैरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। एक प्रमुख पहचान का पोषण करना है ताकि बच्चे क्या कर सके, आसानी से इंग्लिश को सीख सके, उसको स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करवाना है, ताकि बच्चे उसके प्रति क्या हो सके, एकदम आसान भाषा में समझ सके, सरल भाषा में समझ सके। मातृभाषा में बच्चों को ज्ञान प्राप्त करवाना है, ताकि बच्चों को किसी भी तरह का कोई कठिनाई ना हो। NCF के द्वारा इन सारी बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। अब हम बात करेंगे BCF के ऊपर, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008, जो हम लोग का उस पर बात करेंगे। तो बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 वाज इंस्पायर्ड बाय द NCF 2005। जो हम लोग का BCF है वो किससे इंस्पायर हुआ था, NCF से इंस्पायर होकर बना था। इट मेनली एम्फेसाइजेज ऑन द एजुकेशन विद द सोशल कंडीशन वेयर चिल्ड्रेन लिव्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। जो हम लोग का समाज है जिसमें क्या हो चुका है, बच्चों को काफ़ी तरह से प्रभावित किया जा रहा है, ताकि वो इंग्लिश को ना सीख सके, वो ज्ञान को प्राप्त ना कर सके। तो वैसे बच्चों को क्या करना है, BCF के माध्यम से ज्ञान को देना है, स्कूल भेजना है, ताकि वैसे बच्चे भी ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो BCF इन सारी चीज़ों पे क्या किया था, जोर दिया था, ताकि वैसे बच्चों को भी विद्यालय से जोड़ा जाए जो बच्चे अभी तक क्या है, वंचित है, शोषित है, अभी तक विद्यालय नहीं जा सके हैं। तो सभी बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास किया जाए।
और कैसे दिया जाए, समावेशी के रूप में दिया जाए, यानी कि सभी बच्चों को क्या किया जाए, एक जगह इकट्ठा करके एक ही तरह के वर्ग कक्ष में समान कक्ष में क्या करना, ज्ञान देने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें पॉइंट है BCF 2008 also focus on the democratic value of equality, justice, secularism, social value। जो आपका BCF है वो कौन सारे बिंदु पे ध्यान दिया है, आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, सभी को समान अधिकार देना है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देना है, जस्टिस करना है, सभी के साथ क्या करना है, न्याय करना है, सभी को सेकुलरिज्म करना है, सोशल वैल्यू भी देना है सभी को। सो द कैरिकुलम इज डिजाइंड टू एड्रेस द चैलेंजेज वेयर या विच आर रेज्ड ड्यू टू सोशल कंटेक्स्ट इन द एजुकेशन बोथ एट प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। यानी कि जो भी इसके आधार पे जो आपका बना कैरिकुलम उसे क्या करना, लागू करवाना था, ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, सही रूप में ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इसे क्या कर दिया गया, पहले प्लानिंग किया गया, फिर उसके बाद क्या कि इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ताकि बच्चों को इस प्रकार शिक्षा मिले, ताकि बच्चे सही शिक्षा को ग्रहण करें और सभी बच्चे विद्यालय आए ताकि बच्चों को ज्ञान मिल सके। तो BCF काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द सिस्टम इन बिहार प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अपर प्राइमरी लेवल एजुकेशन आर वेरी रफ एंड पुअर। जो आप लोगों का जो बिहार का जो शिक्षा है, व्यवस्था है, वो क्या है, काफ़ी मतलब प्राइमरी लेवल का और अपर प्राइमरी लेवल का क्या है, काफ़ी घटिया है, काफ़ी अच्छा नहीं है। सो बिहार गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर हिज स्टेट स्पेशली। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट क्या किया, NCF के मतलब अनुकरण करके BCF का निर्माण किया, ताकि हम लोग भी शिक्षा में क्या कर सके, सुधार कर सके। तो थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला, लेकिन अभी भी उस स्तर का सुधार देखने को नहीं मिला है। और हम बात करेंगे द होल BCF 2008 डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर। जो आपका जो होल BCF है 2008 वाला, क्या है, उसमें 9 चैप्टर उसमें काफ़ी शामिल किए गए हैं। तो आपका पहला कौन सा चैप्टर है, बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव्स। दूसरा आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तीसरा आपका है टीचर रोल। चौथा क्या आपका है, कैरिकुलर एरियाज। पाँचवा आपका है री इन्वेंटिंग टेक्स्ट बुक। छठा क्या आपका, कैरिकुलम फॉर रूरल एजुकेशन। और सातवां क्या आपका है, स्कूल एंड डिजाइन फॉर कैरिकुलम। और आठवां क्या आपका है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। और नौवां क्या आपका है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। तो इन 9 चैप्टर पर काम किया गया BCF में, ताकि शिक्षा को क्या किया जा सके, शिक्षा को सुधार किया जा सके, शिक्षा में सुधार लाया जा सके और आसानी से शिक्षा को बच्चों को दिया जा सके। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ BCF 2008। जो आपका BCF 2008 है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल गाइड किया गया है। तो आपका पहला है रिलेटिंग एजुकेशन टू नेचर, सोसाइटी एंड लाइफ आउटसाइड द स्कूल। यानी जो आपका ज्ञान है उसे क्या करना है, बच्चों को विद्यालय ज्ञान को नेचर से जोड़ना है, सोसाइटी से जोड़ना है आपको, और स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है, ताकि बच्चे सारी चीज़ों के बारे में सीख सके, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रीडिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि समय समय पर क्या करना है आपको, टेक्स्ट बुक का क्या करना है आपको, रीडिजाइन करना है, ताकि बच्चों को आसानी से सीखने को मिल सके, सही शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्ट्रैटेजी फॉर प्रोमोटिंग अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल आउटलुक। बच्चों को क्या करना है, रचनावादी दृष्टिकोण का भी क्या करना है, विकास करना है। री इन्वेंटिंग क्लासरूम एंड एग्जामिनेशन टू एड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि बच्चों को क्या करना है, हमेशा क्लासरूम में मतलब हमेशा री इन्वेंट करना है, बच्चों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करना है। एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, इस पर भी बच्चों को क्या करना है, आसानी से भाषा में समझाना है। नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड हेल्पिंग द चाइल्ड टू रियलाइज हर इंडिविजुअल पोटेंशियल। और सभी बच्चों को यह एहसास कराना है कि आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, आप अगर क्षमता पे काम करेंगे तो सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नर्चरिंग अ चाइल्ड टू ग्रो इनटू एन इन्फॉर्म्ड, कैपेबल एंड कॉन्शियस सिटीजन इम्ब्यूड विथ सोशल कंसर्न्स। यानी कि बच्चों को इस तरह का ज्ञान प्राप्त करवाना है ताकि बच्चे क्या रहे, हमेशा दूसरे को हेल्प करने के लिए कैपेबल रहे, कॉन्शियसनेस सिटीजन रहे, यानी कि ईमानदार व्यक्ति रहे, और इम्ब्यूड विथ सोशल कंसर्न, यानी कि सामाजिक सरोकार से क्या रहे, ओतप्रोत रहे। बच्चे समाज में अच्छा काम करे, समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहे, ईमानदार रहे, हमेशा समाज के प्रति सही सोचे। तो इन सारी चीज़ों पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया BCF के अनुसार। तो BCF काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने में। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है कैरिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। क्या पॉइंट आप लोग का, कैरिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरिकुलम के ऊपर। कैरिकुलम का कहने का मतलब हुआ पाठ्यचर्या के ऊपर। तो द टर्म कैरिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरी विच मीन्स अ रेस कोर्स। जो आपका कैरिकुलम शब्द है वह क्या है, लैटिन वर्ड का डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, रेस कोर्स होता है या रनवे। और क्या होता है, या तो दूसरा भाषा में कहे तो रनवे होता है, ऑन विच वंस रन्स टू रीच अ गोल। यानी कि सभी को क्या करते हैं, उस पर रन करते हैं, क्या करते हैं, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो कैरिकुलम काफ़ी ज़रूरी है, जो पाठ्यचर्या वो काफ़ी ज़रूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए।
Accordingly, a curriculum is the instructional and the educative program by following which the pupil achieve their goal, ideas and aspiration of life। जो आपका कैरिकुलम है एक इंस्ट्रक्शन का काम करता है ताकि आप क्या कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने आइडिया को प्राप्त कर सके और आपको जो भी आपका एस्पिरेशन ऑफ लाइफ है उसे भी प्राप्त करने में क्या हो सके, सहयोग हो सके। नेक्स्ट आगे आप लोग का पॉइंट है, कैरिकुलम is a standard based sequence of planned experience where student practice and achieve proficiency in content and applied learning skills. Curriculum is the central guide for all educators as to what is essential for teaching and learning so that every student has access to rigorous academic experiences। जो आपका कैरिकुलम है क्या एक सीक्वेंस वे में है, क्योंकि इसमें क्या है आपको सभी जो भी एकेडमिक ईयर में जो भी होते हैं बच्चों को इसमें क्या होता है सभी शामिल रहते हैं, सारे पॉइंट शामिल रहते हैं। किस समय में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से विषय को किस माध्यम से पढ़ाना है, कौन से विधि से पढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको कहाँ मिलता है, कैरिकुलम में मिलता है। क्योंकि कैरिकुलम क्या होता है एक एकेडमिक ईयर का क्या होता है पूरा प्रोफाइल रहता है, इसमें एक साल का पूरा प्रोफाइल रहता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस आधार पर पढ़ाना है, कब एग्ज़ाम लेना है, कब बच्चों को कौन से गतिविधि कराना है, तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है, कैरिकुलम के द्वारा बनता है। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या होता है सबसे पहले आपको कैरिकुलम का निर्माण करना होता है, क्योंकि कैरिकुलम के माध्यम से ही आप किसी भी संस्था को अच्छे ढंग से रन कर सकते हैं। तो जो BCF आपका है, जो आपका कैरिकुलम है, जो आपका NCF है, क्या करता है सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या करता है एक कैरिकुलम का निर्माण करता है, क्योंकि कैरिकुलम के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे से स्मूथली रूप से रन करवा सकते हैं। तो कैरिकुलम काफ़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। आगे देखते हैं हम लोग का पॉइंट, कैरिकुलम रेफर्स टू द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और कोर्स। जो आपका कैरिकुलम है क्या करता है आपको पूरे कंटेंट का ज्ञान देता है, पूरे आपका सिस्टम के बारे में बताता है और आपके कोर्स के बारे में भी बताता है, क्योंकि आप कैरिकुलम के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स को पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है, क्या क्या संस्था के बारे में उसमें निर्देश दिया गया है, क्या क्या कंटेंट आपके बारे में है, मतलब कौन से विषय के बारे में क्या क्या कंटेंट है। तो इन सारी चीज़ों ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है, आपको कैरिकुलम से मिलता है। कैरिकुलम इज सेम फॉर ऑल द टीचर। जो आपका कैरिकुलम होता है क्या होता है ये सभी टीचर के लिए होता है सामान्य रहता है, क्योंकि ये जो कैरिकुलम बनता है क्या बनता है आपको पूरे एक एकेडमिक ईयर का सभी मतलब शिक्षकों सभी विद्यालय के लिए क्या होता है सामान्य बनता है। तो कैरिकुलम काफ़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है सिलेबस, पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो द सिलेबस इज डिस्क्राइब्ड एज द समरी ऑफ द टॉपिक। सिलेबस क्या है किसी भी समरी को डिस्क्राइब करने का क्या है एक तरीका है। कवर्ड और यूनिट्स टू बी टॉट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो सिलेबस होता है क्या होता है किसी भी टॉपिक का सिलेबस हो सकता है, किसी भी यूनिट का सिलेबस हो सकता है और किसी भी एक सब्जेक्ट का भी क्या होता है सिलेबस हो सकता है। सिलेबस वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। सिलेबस क्या होता है टीचर टू टीचर क्या होता है वेरी करता है, यानी आप साइंस के टीचर तो आपका सिलेबस क्या होगा अलग होगा, मैथ्स का है तो मैथ्स का सिलेबस अलग होगा, हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस अलग होगा। तो क्या होता है सिलेबस टीचर क्या करता है ये वेरी करता है, अलग हो रहता है। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है A syllabus lets students know that the course is about, why the course is taught, where it is going and what will be required for them to be successful in the course। जो आपका कोर्स होता है क्या करता है बच्चों को एक्वायर करता है, नॉलेज देता है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या अभी पढ़ने के लिए बाकी रहा है। तो ये सब कैसे पता चलता है, ये सब आपको सिलेबस के माध्यम से ही पता चलता है। तो सिलेबस काफ़ी ज़रूरी है किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सिलेबस के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना मतलब लेवल तक हमने सीखा। तो ये सब कैसे पता चलता है आपको सिलेबस के माध्यम से ही पता चलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस के बीच में क्या क्या अंतर है। तो पहला आपका है कैरिकुलम में पॉइंट्स कि इट इज़ अ कंप्लीट थॉट, यह क्या है एक पूर्ण थॉट है। इट इज़ अ लिमिटेड थॉट, क्या आपका सिलेबस क्या है एक लिमिटेड थॉट है और कैरिकुलम क्या है आपका एक कंप्लीट थॉट है। इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव, ये क्या है एक प्रिस्क्रिप्टिव रूप में है और आपका जो सिलेबस है वो कैसा है डिस्क्रिप्टिव रूप में है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है इट प्रिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव, ये क्या करता है आपको ऑब्जेक्टिव को प्रिस्क्राइब करता है। और इट डिस्क्राइब्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और ये आपको अचीव करने में क्या करता है डिस्क्राइब करता है, यानी किसी भी विषय को ज्ञान प्राप्त करना था वो क्या करना सिलेबस के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट आपको क्या पॉइंट है इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़, आपके जो भी कैरिकुलम होते हैं उसमें क्या होता है सारे एक्टिविटीज़ में क्या रहते हैं इंक्लूड रहते हैं शामिल रहते हैं। और सिलेबस इज रिलेटेड विथ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, और जो आपका सिलेबस होता है क्या होता है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, लेकिन जो आपका कैरिकुलम होता है क्या होता है उसमें सारे एक्टिविटी उसमें क्या होते हैं निहित रहते हैं। पाँचवा आपका पॉइंट है इट इज़ एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूशन, जो आपका कैरिकुलम है क्या होता है ये संस्था के लिए लागू होता है, लेकिन जो आपका सिलेबस है क्या होता है क्लास के लिए लागू होता है, यानी कि इट इज़ एप्लीकेबल टू द क्लास।
तो ये क्या होगा, ये सब आपके पॉइंट्स हो गए, डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस के पॉइंट हो गए 5। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट बुक। इस पर बात करेंगे, टेक्स्ट बुक के ऊपर बात करेंगे, यानी पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे। तो ए बुक यूज इन द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि वैसा बुक जिसको हम लोग पढ़ने के लिए यूज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो क्या कहलाता है, आपका टेक्स्ट बुक कहलाता है, पाठ्य पुस्तक कहलाता है। अ टेक्स्ट बुक इज अ बुक दैट कंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कोर्स और अ सब्जेक्ट दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू गेट थ्रू द एकेडमिक ईयर। जो आपका टेक्स्ट बुक होता है क्या होता है, एक तरह का एक नॉलेज देने का प्रदान करता है, ज्ञान देने का प्रदान करता है, क्योंकि आपको इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या आपको सीखना है, और जो आपके एक साल में कौन से विषय में क्या ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब कैसे पता चलता है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि साइंस का बुक है तो आपको एक साल में किसी भी क्लास के लिए आपको साइंस में क्या पढ़ना है, कौन से मैटर पर कितना जानना है, तो ये सब आपको कहाँ पर मिलता है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में ही मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है दिस हैज ए सेट ऑफ चैप्टर। जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, पाठ्य पुस्तक क्या होता है, एक क्या होता है आपका अध्याय का क्या होता है, एक समूच्चय होता है। क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। जो आपका टेक्स्ट बुक होता है उसमें क्या रहता है, आपको क्वेश्चन आंसर रहता है। किसी भी पाठ जब खत्म हो जाता है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, मल्टीपल चॉइस मिलेगा, ट्रू फॉल्स मिलेगा, बहुत सारे क्या होता है हॉट्स प्रश्न भी मिलते हैं, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको मिलते हैं बुक में। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, और ये क्या करता है, किसी भी बच्चे को जो लर्निंग स्टैंडर्ड होता है क्या करता है, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। क्योंकि आप टेक्स्ट बुक के बिना आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना है तो टेक्स्ट बुक का होना काफ़ी जरूरी है। क्योंकि आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमें कौन से विषय में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास वाइज क्या होता है, चेंज होते जाता है, लेवल बढ़ते जाता है क्लास वाइज, तो टेक्स्ट बुक काफ़ी जरूरी है। अब हम बात करेंगे अप्रोचेज फॉर टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सीखने का क्या क्या आपका अप्रोच हो सकता है। तो इसमें आपका पहला अप्रोच है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सूटेबल पैटर्न। इसमें क्या करना है, आपको वर्ड्स को अरेंज करना है और एक सूटेबल पैटर्न में लाकर सीखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आवर टीचिंग ऑफ लैंग्वेज देयर फोर मस्ट बी बेस्ड ऑन दीज एक्टिविटीज विच आर यूजफुल टू लर्निंग द स्किल्स। जो आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच में सीखना है उसे क्या करना है, स्किल के माध्यम से सीखने का प्रयास करना है, क्योंकि आप स्किल का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सही से अरेंज कर सकते हैं, सही से सीखने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि वो आपका क्या हो, कारगर साबित हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द अप्रोच क्लियरली शोज दैट इट इज़ द वे टू टीच द लैंग्वेज थ्रू विद द हेल्प ऑफ ग्रेडेड से स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, अदर लैंग्वेज एलिमेंट्स। यानी जो आपका ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें क्या करना है, आपको ऐसे सीखना है ताकि आपको क्या हो सके, आपका स्ट्रक्चर डेवलप हो सके, आपका वोकेबलरी डेवलप हो सके, और आपका जो लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं, जो लैंग्वेज तत्व है, भाषा जो तत्व होता है उसमें क्या हो सके, आपका कमांड बन सके, ताकि आप भाषा को आसानी से सीख सके। तो आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, आपको सही पैटर्न में सीखने का प्रयास करना है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पैटर्न में सीखेंगे तो क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन तक आप उसको याद भी रख सकते हैं। आपको सही से वोकैब का ज्ञान प्राप्त करना है, और आपको क्या करना है, इसका जो भी लैंग्वेज का जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उसे भी सही से सीखना है, ताकि आप सही से उसका प्रयोग कर सके। लैंग्वेज लर्निंग थ्रू ओरल वर्क बिकम्स लाइवली एंड रियल। जो आपका लैंग्वेज लर्निंग है, सीखने की जो क्षमता है भाषा का, आपको क्या होना चाहिए, एक ओरल रूप में होना चाहिए, यानी कि मौखिक रूप में होना चाहिए, बिकम्स लाइवली एंड रियल। और कैसा होना चाहिए आपका, वो सत्य होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एकदम काल्पनिक होना चाहिए, यानी कि रियल होना चाहिए। तो क्या हो गया आपका, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया। दूसरा आपका है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये काफ़ी पुराना मेथड है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ये क्या है आपका, बहुत पुरानी मेथड है, इसे हम लोग क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड एंड कम टू इंडिया विद द ब्रिटिशर्स। जो आपका ये पुराना मेथड है, इसे कौन से लाए थे, इसे ब्रिटिश लाए थे, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग क्या कहते हैं, इस भाषा को लाए थे, इस मेथड को लाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस स्टूडेंट्स लर्न्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाई ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेजेज एंड द नेटिव लैंग्वेजेज। जो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है, कैसा है, एक तो पुरानी भाषा वाला है, पुरानी लैंग्वेज मेथड है। इसे कौन लाया था, इसे अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस, यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन के जो क्लासेस है उसमें क्या होता है, बच्चों को ग्रामर का रूल सिखाया जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में करते हैं। अपने जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग सीख रहे हैं, या फिर नेटिव लैंग्वेज कर रहे हैं, या फिर जो भी टारगेट लैंग्वेज उनका है, उसमें क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों को सीखना है इंग्लिश, तो सबसे पहले तो उसे क्या करना है, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो किसी भी इंग्लिश को सीखने के लिए क्या करना है, बच्चों को अपने उसको मदर टंग में तोड़ना है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का यूज करना है। किसी भी इंग्लिश को क्या करना है, पहले हिंदी में पढ़ना है, उसके बाद उसका क्या करना है, इंग्लिश में प्रयोग करना है। तो ये काफ़ी पुराना मेथड है, इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी आसान मेथड है, क्योंकि आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्या आपका पॉइंट? कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि मिलनसार दृष्टिकोण होना चाहिए। तो द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। यानी जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होना चाहिए, एकदम ऐसा होना चाहिए ताकि आप क्या हो सके, आपको लगे कि हम रियल में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, रियल में किसी से संप्रेषण कर रहे हैं। क्योंकि आप इंग्लिश तभी सीख सकते हैं जब आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में क्या करता है, काफ़ी सहायक रोल अदा करता है। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेटिव अप्रोच को डेवलप करना है, लैंग्वेज के बारे में सीखना है, एक दूसरे से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, रियल मीनिंग में करना है, सही अर्थों में करना है। व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन रियल कम्युनिकेशन, जब लर्नर्स क्या कर सकते सही रूप से इस कम्युनिकेशन में भाग लेगा, देयर नेचुरल स्ट्रेटेजी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन विल बी यूज्ड। तो क्या होगा, उसका सही तरीका क्या होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या होगा, उसमें यूज होगा। एंड दिस विल अलाउ देम टू लर्न टू यूज द लैंग्वेज। और क्या करेगा, उसको मदद करेगा, क्या करेगा, इंग्लिश भाषा में सीखने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपको क्या करना है, सही वे में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, ताकि आपका क्या हो सके, लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या हो सके, उसका यूज हो सके और आप इंग्लिश को आसानी से सीख सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। क्या आपका नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण होना चाहिए इंग्लिश के प्रति। तो द अप्रोच बिलीव्स दैट पीपुल कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। दिस अप्रोच बिलीव्स दैट पीपुल कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। इसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति होता है, जो भी बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, अपना नॉलेज को खुद से ही डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसके बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अवलोकन के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यानी कि समझ के बेसिस पे, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे करते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है, क्या होता है, इसमें बच्चे जो भी होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं, अपना नॉलेज क्या करते हैं, खुद से डेवलप करते हैं। और किसी बेसिस पे करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं। इन दिस स्टूडेंट आर इंगेज इन सम एक्टिविटी टू गेन नॉलेज रैदर देन गेन नॉलेज पैसिवली। यानी इसमें क्या होता है, बच्चे जो भी प्रीवियस नॉलेज को सीखे हैं उसको मतलब उससे लेकर या उसको भूल कर क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं, उससे आगे सीखने का क्या करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने अवलोकन करते हैं, खुद का अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन इनोवेटिव स्ट्रेटेजी which student construct their knowledge themselves through interaction with each other on the basis of previous experiences। जो ये आपका रचनावादी दृष्टिकोण है, कैसा एक नवाचार है, किसके प्रति, शिक्षा के प्रति। क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद से नॉलेज को डेवलप करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे। इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड रैदर देन टीचर सेंटर्ड इन विच टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलेटर। ये कैसा है, ये मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है, इसमें टीचर सेंटर का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ टीचर सेंटर क्या करते हैं, एक सुविधादाता के रूप में है। कैसे रूप में है, फैसिलिटेटर के रूप में, यानी कि सुविधादाता के रूप में सिर्फ क्या करते हैं, एक सुविधा प्रदान करते हैं ताकि बच्चे इस लैंग्वेज को क्या कर सके, आसानी से सीख सके। लेकिन इसमें सारा काम किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, खुद से अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे क्या करते हैं, इंग्लिश को सीखने का प्रयास करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी इस भाषा को सीख सके। ये कैसा होता है, चाइल्ड सेंटर होता है। इसमें शिक्षक का रोल क्या होता है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रूप में होता है, यानी कि सुविधादाता के रूप में होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है और आपका लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का, कॉग्निटिव अप्रोच। क्या है आपका, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो कॉग्निशन रेफर्स टू मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज। यानी जो आपका कॉग्निटिव अप्रोच होता है, कैसा होता है, संज्ञान होता है। यानी कि संज्ञान सीखना कैसा होता है, बहुत आसान होता है। यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़े, अपने संज्ञान में उसको लिए, उसके प्रति धारणा बनाए और उसको क्या कर सके, उसके बारे में आप सोचे और उसे आसानी से सीखने का प्रयास करें। तो कॉग्निशन रेफर्स टू मेंटल एक्टिविटी, आपके ये मानसिक मतलब क्रियाकलाप पे ध्यान देता है, इंक्लूडिंग थिंकिंग, सोचने पे, रिमेंबरिंग करने पे, लर्निंग पे एंड यूजिंग लैंग्वेज व्हेन वी अप्लाई अ कॉग्निटिव अप्रोच। आप जब भी इंग्लिश को सीखने का प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, याद करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये सब आपके कॉग्निशन के माध्यम से होता है। क्योंकि आप कॉग्निशन में इस चीज़ को लेते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इंग्लिश को बोलने का प्रयास करते हैं। तो कॉग्निशन काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है इंग्लिश को बोलने में, सीखने में। टू लर्निंग एंड टीचिंग व्हेन वी फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट। यानी इंग्लिश के कंसेप्ट को सीखने के लिए, इंग्लिश के नॉलेज को जानने के लिए, इंग्लिश के बारे में सीखने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को अपने अंदर एक कॉग्निशन का भावना विकसित करना होता है। अपने अंदर क्या करना होता है, संज्ञानात्मक भावना का विकास करना होता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी भी चीज़ के प्रति एक अच्छी सोच रख सके, उसके बारे में सही सोच सके, सही चीज़ों के बारे में याद कर सके, सही चीज़ों को पढ़ सके। तो कॉग्निटिव अप्रोच क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश सीखने में। क्योंकि जब तक हम अपने संज्ञान में इसे नहीं लेंगे तब तक हम इसे क्या है, सीखना काफ़ी मुश्किल है।
तो हमें सीखना है इंग्लिश, तो क्या करना होगा, हमें इसे अपने संज्ञान में लेना होगा, इसके बारे में सोचना होगा, इस पर क्या करना होगा, काम करना होगा और इसे सही ढंग से सोचने का प्रयास करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण अप्रोच है कॉग्निटिव अप्रोच, जो हमें क्या करता है, समझने में इंग्लिश को, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने में और उसके कंसेप्ट को सीखने में क्या होता है, हमें सहायक प्रदान करता है। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी तो आपका ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।